यस बैंक का क्रैश याद है? इस क्रैश से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि बैंकिंग बिजनेस करना कोई हलवा नहीं है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बैंकिंग बिजनेस में सिर्फ दो काम करने होते हैं, एक तो रिस्क को मैनेज करना और दूसरा कोई बेवकूफ़ी ना करना। आज मैं एक बैंक को एनालाइज करूंगा जो काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। बैंक ने अपनी FY19 की एनुअल रिपोर्ट में आने वाले 5 साल का प्लान बताया था, जिसमें कहा गया था कि आने वाले 5 सालों में कासा को 10% से 30% तक बढ़ाकर लेकर जाना है, रिटेल लोन बुक को 35% से 70% तक बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को 22% से 0% तक करना है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो को 80% से 55% तक कम करना, ब्रांचेस को 200 से 800 तक लेकर जाना और वही नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM को 3 से 5% तक बढ़ाना है। इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि बैंक ने इनमें से किस माइलस्टोन को अचीव किया है और किसको मिस। बैंकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बैंक पैसे कैसे कमाते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है और इनके नंबर्स क्या बता रहे हैं। इस वीडियो में हम IDFC फर्स्ट बैंक को एनालाइज करेंगे कि इसमें क्या खास है, ये बाकी बैंक से कैसे डिफरेंट है और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी 18 दिसंबर 2018 से शुरू होती है, जब IDFC बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर हुआ। इस मर्जर की अहमियत को समझने के लिए पहले इन दोनों कंपनीज की हिस्ट्री को जानना जरूरी है। तो देखिए, IDFC बैंक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर और होलसेल लोन्स की फाइनेंसिंग में शामिल था, जहां कम मार्जिन था। इसलिए IDFC एक रिटेल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ढूंढ रहा था जिससे उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके। वही कैपिटल फर्स्ट एक NBFC थी जो छोटे बिजनेसेस, MSME और इंडियन कंज्यूमर्स को लोन देती थी और वो एक बैंक बनने की सोच रही थी जिससे उसको लो कॉस्ट फंड्स का एक्सेस मिल जाए। इस तरीके से IDFC फर्स्ट बैंक का जन्म हुआ। स्टार्टिंग में ये बैंक होलसेल बैंकिंग पर फोकस करता था, पर बाद में इन्होंने अपना फोकस रिटेल बैंक बनने की ओर किया। पर रिटेल बैंक बनना इनके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, रिटेल लोन्स पर कम रिस्क होता है, वही होलसेल लोन देने में हाई रिस्क होता है। रिटेल लोन्स में मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं, वही होलसेल लोन में मार्जिन रिटेल के मुकाबले कम होते हैं। और रिटेल लोन्स का सबसे बड़ा फ़ायदा है, इससे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है जिससे NPA कम होते हैं। वही होलसेल लोन में ज़्यादा NPA होने का रिस्क रहता है, क्योंकि अगर एक या दो कंपनीज भी बैंकरप्ट हो जाती हैं तो बैंक की हालत खराब हो जाती है। यस बैंक का ही केस ले लीजिए, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को लोन दिए, जिनमें जेट एयरवेज दिवालिया हो गई, DHFL दिवालिया, ILFS दिवालिया, SL ग्रुप दिवालिया। ये सारी कंपनीज बंद हो गई और बैंक का पैसा स्वाहा। पर ये पैसा बैंक का तो था ही नहीं, ये आप और मेरे जैसे लोगों का था। इसलिए ज़्यादातर बैंक्स रिटेल लोन्स पर फोकस करते हैं, क्योंकि अगर कुछ 100 कस्टमर्स भी लोन अमाउंट वापस नहीं करते तो बैंक को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर किसी एक या दो कॉरपोरेट के बैंकरप्ट होने से बैंक को मुश्किल हो जाती है। पर होलसेल बैंकिंग वाला बैंक रिटेल बैंक कैसे बन गया? तो देखिए, इन्होंने बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी यूज की। सेविंग अकाउंट पर ज़्यादा ब्याज देकर कस्टमर एक्वायर करना। इन्होंने सेविंग अकाउंट पर 7% इंटरेस्ट देना शुरू किया, जिससे कस्टमर डिपॉजिट तेजी से बढ़े, बैंक के पास ज़्यादा पैसा आया, जिससे उन्होंने ज़्यादा लोन दिए और उससे ज़्यादा पैसा कमाया। इस एक मूव से इनका कासा रेशियो बढ़ गया, बैंक के मार्जिन भी बढ़ गए और NPA कम हो गए। मतलब एक तीर से 3 निशाने। अब बैंक के बिजनेस को समझते हैं। तो देखिए, बैंक के पास 824 ब्रांचेस हैं और 925 ATMs का नेटवर्क है। बैंक हर तरह के लोन देता है, जिसमें कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कंज्यूमर लोन, बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कमर्शियल व्हीकल लोन और वर्किंग कैपिटल लोन शामिल है। RBI की CBDC पॉलिसी में जिन 8 बैंक्स को चूज किया गया था, उनमें से ये भी एक बैंक है। ये बैंक की पॉजिटिव चीज़ है। जनवरी 2021 से अब तक इन्होंने 17 लाख क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं और इन कार्ड्स की स्पेंडिंग पर ईयर ऑन ईयर 72% की ग्रोथ देखने को मिली है। बैंक के टोटल डिपॉजिट्स में 36% CAGR देखने को मिला है, वो भी सिर्फ 4 साल में। वही करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स में 74% CAGR देखने को मिली है। बैंक की कासा रेशियो पिछले 4 साल में 11.4 से बढ़कर 50% हो गई थी, पर लास्ट क्वार्टर में ये गिर के 46.5% पर आ चुकी है।
इस गिरावट के बारे में बैंक का कहना है कि उन्होंने ज़्यादा पैसा एफडी से रेज किया है, इस वजह से उनके कासा रेशियो डिक्रीज हुई है। कासा रेशियो बैंक के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इससे बैंक को लो कॉस्ट फंड मिलते हैं, इसलिए ये जितनी ज़्यादा हो उतनी बेटर है। 2018 में जब बैंक का मर्जर हुआ था तो इनका रिटेल डिपॉजिट सिर्फ 27% था और होलसेल डिपॉजिट 73%। पर अब 5 साल बाद जून 2023 में ये मिक्स चेंज होके रिवर्स हो चुका है। अब सिर्फ 23% होलसेल डिपॉजिट है और बाकी 77% रिटेल डिपॉजिट्स है। बैंक ने अपनी लोन बुक को मोर देन 20 बिजनेस लाइंस में डाइवर्सिफाई करके रखा है। इनकी लोन बुक 1,71,000 करोड़ की है। 2018 में बैंक जहां अपनी लोन बुक का 36% इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए देता था, वही जून 2023 में वो सिर्फ 2.2% रह गई है। अभी धीरे धीरे बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर बुक को वाइंड डाउन करना चाहता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बैंक ने अपने टोटल लोन्स में से 82% लोन्स रिटेल, रूरल और एसएमएस को दिए हैं, जिनमें बैंक हाई मार्जिन कमाता है और इस सेगमेंट में ग्रोस और नेट एनपीए इनके डेकेड में सबसे कम है। ग्रोस एनपीए 1.53% पर है, वही नेट एनपीए 0.52% पर, जो कि बैंक के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम एनपीए की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में कैसे अलग अलग इवेंट्स पर बैंक के एनपीए बढ़ते रहे हैं। कोविड में तो ये 4% पर पहुंच गए थे, पर अभी ये सिर्फ 1.5% पर आ चुके हैं। अगर प्रोडक्ट वाइज एनपीए की बात करूं तो इनका सबसे ज़्यादा एनपीए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी पर है, वही सबसे कम रूरल फाइनेंस में है। प्रोविजन कवरेज रेशियो की बात करूं तो इन्होंने इसको 83% कर दिया है। बैंकिंग बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट होती है। वी वैद्यनाथन जो बैंक के सीईओ और एमडी है, जब उनसे उनकी स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम चौके छक्के नहीं मारने आए, बल्कि पिच पर लंबे समय तक टिक के सिंगल डबल लेने आए हैं। अगर हम लंबे समय तक टिक जाते हैं तो हम बाकियों से काफ़ी आगे होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा बजा दीजिए। अब नंबर्स की बात करते हैं तो देखिए, बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 4 साल में 27% CAGR से बढ़ गई है। 2019 में ये 4800 करोड़ की थी, वही अब FY23 में ये 12,500 करोड़ की हो चुकी है। बैंक अदर इनकम सोर्सेज से भी काफ़ी कमा रहा है। इनकी फी एंड अदर इनकम पिछले 4 साल में 37% CAGR से बढ़ी है। रिटेल फीस 4 साल में 63% से बढ़ी है। वही अगर हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करें तो ये पिछले 4 साल में 95% से 72% पर आ चुकी है। फ्यूचर में इसके और नीचे आने के चांसेस है। वैसे बता दूं कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो से पता चलता है कि बैंक अपनी कितनी इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर खर्च कर रहा है। इस केस में 71% है। ये जितनी कम होगी बैंक के लिए उतना ही अच्छा है। पिछले 1 साल में बैंक की ROE कंसिस्टेंटली अपवर्ड जा रही है, पर इस साल Q1 में ये 60 बेसिस पॉइंट नीचे आई थी, क्योंकि बैंक ने 2196 करोड़ की इक्विटी कैपिटल रेज की थी। वहीं ROA की बात करूं तो ये कंसिस्टेंटली ऊपर की ओर जा रहा है। CAR की बात करूं तो बैंक्स को 9% CAR मेंटेन करनी होती है, पर इनकी CAR ऑलमोस्ट 17% है, जो कि इन्हें फ्यूचर में होने वाले पोटेंशियल लॉसेस से बचाएगा। बैंक कितना सेफ है या रिस्की है, इसको देखने के लिए एक और तरीका है क्रेडिट रेटिंग्स। इस बैंक को अलग अलग एजेंसीज की ओर से AA+ स्टेबल रेटिंग मिली हुई है। पहले ये AA थी, जिसको रिवाइज करके अभी AA+ कर दिया गया है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव चीज है। अगर हम हाइलाइट्स देखें तो पिछले साल के मुकाबले लोन एंड एडवांसेस 25% बढ़ चुके हैं, जो कि बैंक के लिए एसेट्स होते हैं और उनसे बैंक को कमाई होती है। वहीं डिपॉजिट्स की बात करूं तो इसमें 44% की ग्रोथ देखने को मिली है, पर कासा रेशियो पिछले 1 साल में कम हुई है। पिछले साल ये 50% पर थी, पर अभी ये 46.50% पर है। गिरावट का रीजन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर एसेट क्वालिटी की बात करूँ तो प्योर बैंक लेवल पर 1 साल पहले ग्रोस लेवल 3.36% थे, जिसमें काफ़ी सुधार हुआ है और अब कम होकर ये 2.17% आ चुके हैं। वही नेट एनपीए 1.30% से 0.70% रह गए हैं। ऑल ओवर बैंक लेवल पर तो ग्रोस एनपीए 2% को क्रॉस कर रहे हैं, पर बैंक के रिटेल, रूरल और एसएमई सेगमेंट जिस पर बैंक फोकस्ड है, उसमें ये ग्रोस एनपीए 1.53% और नेट एनपीए 0.52% है, जो कि हम इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है।
प्रॉफिटेबिलिटी में बैंक का नेट प्रॉफिट 474 करोड़ से बढ़ के 765 करोड़ हो चुका है। ROA 1.26 पर पहुंच गई है और ROE 11.78 पर है। CAR भी 119 बेसिस पॉइंट बढ़ी है। अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। वहां आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, मनी रूल्स और बिजनेसेस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो देखिए 2018 से 2021 तक इनकी बुक वैल्यू पर शेयर गिर रही थी, क्योंकि इन्होंने जो कॉर्पोरेट और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिए थे उस पर इन्हें क्रेडिट लॉस उठाना पड़ा था। पर अब पिछले 9 क्वार्टर्स में इनकी BVPS 28% से इंक्रीज हुई है, जो कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन शो करती है। वहीं अगर प्राइस टू बुक को देखें तो 4 क्वार्टर पहले तक इनकी प्राइस टू बुक सिर्फ 0.9 पर ट्रेड कर रही थी, जो कि मीडियन 1.2 से भी नीचे है। पर उसके बाद से ही ये कंसिस्टेंटली बढ़ के 2.4 हो चुकी है। पर अगर मैं PE रेशियो की बात करूं तो ये 22 पर है। अगर मैं कंपनी की 5 ईयर ग्रोथ देखूं तो ये 20% CAGR से ग्रो हुई है और मुझे आगे भी बैंक में हाई पोटेंशियल नजर आती है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड मानूंगा। पर ये आपके लिए कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बैंक के उन टारगेट्स की बात करते हैं जो बैंक ने 5 ईयर में अचीव करने थे। पहला टारगेट था कासा रेशियो को 30% करना, जो कि अभी 46% है, सो अचीव। सेकंड टारगेट रिटेल लोन बुक को टोटल लोन बुक का 35 से 70% बढ़ाना, करंटली ये 70% ही है, सो ये टारगेट भी अचीव है। थर्ड टारगेट था इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को 22% से 0% करना, करंटली ये सिर्फ 3% रह गए हैं, इन फ्यूचर ये और भी नीचे आएंगे। फोर्थ है कॉस्ट टू इनकम रेशियो को 80 से 55% तक लेकर आना, पर अभी ये अचीव नहीं हुआ है। अभी ये रेशियो 72% पर स्टैंड कर रही है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगी ये कॉस्ट कम होती जाएगी। फिफ्थ टारगेट था ब्रांचेस को 200 से 800 तक लेकर जाना, करंटली ये 824 हो चुकी है, सो अचीव्ड। लास्ट टारगेट था नेट इंटरेस्ट मार्जिन को 3 से 5% तक लेकर जाना, करंटली ये 6.33% है, सो ये भी अचीव हुआ। अगर आप पहली बार बैंकिंग सेक्टर पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आपको कई टर्म्स समझ नहीं आई होंगी, कई बातें तो बाउंसर ही गई होंगी, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिससे आप सीख सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाए। उस वीडियो को देखने के बाद आपको इस वीडियो में बताया गया हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, इसलिए वो वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को एजुकेट करने के लिए उनके साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक जय हिंद।